हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1944 से लेके 1947 के मध्य का जो भारत है उसका इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पीछे की हमने सारी क्लासेस पढ़ रखी हैं, जिसमें हमने गांधी जी के आंदोलन, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, और जितनी भी हमने चीज़ें थीं वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पीछे की। हमने पिछली क्लास में सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा था। और ये जो लेक्चर है, शायद आज ये लेक्चर इतिहास का आखिरी लेक्चर भी हो सकता है। अगर ये आखिरी नहीं हुआ तो एक लेक्चर हम और लेंगे और उसके बाद इतिहास आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतर क्लास बनाने की कोशिश करें। तो आज हमने ये जो चार्ट बना के रखा है, यही सारी चीज़ें आज की हम क्लास में क्या करने वाले हैं, इन्हीं का हम क्या करने वाले हैं, एक तरीके से विस्तार पूर्वक इन पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, एक एक चीज़ बड़े बेहतर तरीके से समझेंगे, हर चीज़ का कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या हुआ सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आज हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है CR गोपालाचारी थे, उनके सूत्र के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने क्या फार्मूला दिया था। उसके बाद हमको देसाई लियाकत फैसला पढ़ना है और हमको क्या पढ़ना है, बेबेल योजना जो आई थी उसके बारे में पढ़ना है। शिमला समझौता आपने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद दिसंबर में जो आम चुनाव होते हैं इंग्लैंड में, वो भी देखेंगे और उसका इम्पेक्ट भारत में क्या पड़ता है उसको भी समझेंगे। फरवरी में नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना डे, क्योंकि नेवी का कुछ विद्रोह हो जाता है। मार्च में कैबिनेट मिशन आता है और वही कैबिनेट मिशन संविधान सभा के लिए एक चुनाव कराता है। अगस्त में क्या होता है, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई डे, जो कि जिन्ना के द्वारा स्टार्ट होता है। और अगस्त में ही अंतरिम सरकार के गठन की बात होती है। 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा होती है और 20 नहीं और मार्च 1947 में बाल्कन समस्या होती है। इसका क्या इम्पैक्ट रहता है ये भी समझेंगे। और फिर क्या होता है, जून में माउंटबेटन योजना आती है। उसके बाद जुलाई में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। और क्या होता है, भारत एक नया राष्ट्र बन जाता है भारत। और ये क्या है, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि गांधी जी की डेथ कैसे होती है बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, CR फार्मूला से स्टार्ट करना है। तो CR फार्मूला यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी सूत्र, जो कि 10 जुलाई 1944 को ये कुछ अपने पॉइंट देते हैं, ये कुछ बताते हैं कि हमको किस तरह से संविधान के लिए कार्य करना चाहिए, हमको किस तरह से अपनी आज़ादी के लिए कार्य करना चाहिए, मुस्लिम लीग का क्या रोल रहना चाहिए, ये सारी बातें इसमें करते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है और उसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट को। बड़ी अच्छे पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ। राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे। कहाँ के? मद्रास के बड़े ही प्रभावशाली नेता थे तथा वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के समर्थक थे। ये चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो आपस में इनकी फूट चल रही है, ये किसी भी तरह सुलझ जाए और ये एक मत हो जाएं, ताकि हमारा भारत एक हो जाए और बहुत जल्द ही हम आज़ादी को प्राप्त कर लें। इन्होंने 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से इस समझौते की योजना बनाई। गांधी जी ने भी इस पर स्वीकृति दे दी कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा कीजिए। और ये इसी के लिए क्या बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। इस योजना में ये क्या क्या बातें करते हैं, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या कहा, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने अलग राष्ट्र की बात कर रही थी और भारतीय जो कांग्रेस थी वो स्वतंत्रता की बात कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो भी स्वतंत्रता की मांग करे और अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग करे, कांग्रेस का सहयोग करे कि एक एंटरिम गवर्नमेंट बन जाए। एक बार गवर्नमेंट हमारी बन जाएगी तो अंग्रेज़ों को तो हम पैसे ही भगा देंगे। ये मांग करते हैं आपके CR गोपालाचारी, ये कुछ पॉइंट देते हैं। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार आवश्यक विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था करें। आप लोग जो कर रहे हैं कि देश का विभाजन करने की बात कर रहे हैं, आप लोग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं,
हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के किस बात पे बात करें? रक्षा के बारे में बात करें, व्यापार को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है उसकी बात करें, संचार को कैसे चलाएं, आवश्यक विषयों पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए, कैसे भी ये मामला सुलझे, इस पे बात करनी चाहिए। ये था राजगोपालाचारी हैं, उनकी कुछ बातें थी, उनके कुछ फार्मूले थे। और इन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम बोले तो आप समझ ही रहे हैं, जो कि पाकिस्तान वाला इलाका और पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करे। एक ये भी हुआ कि जो पूर्वी और जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, जहाँ पे पश्चिम उत्तर में जो पाकिस्तान का एरिया है और पूर्वी में जो बांग्लादेश है, इनकी सीमाओं का निर्धारण भी किया जाएगा, क्योंकि इनमें बहुसंख्यक क्या है, मुस्लिम है। तो ये भी इन्होंने ऐसी बात रखी थी। वयस्क मताधिकार प्रणाली से क्षेत्र के निवासियों की मतगणना करके विभाजन के प्रश्न पर निर्णय लिया जाए। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी भी नए राष्ट्र का अगर करना भी चाहते हो तो उस क्षेत्र की जनसंख्या से क्या है, मतगणना करा लीजिए, उसके बाद विभाजन का निर्णय लिया जाना चाहिए। ये सभी शर्तें भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के बाद ही मान्य होंगी, लेकिन एक बार पहले हमको आज़ादी मिल जाए, उसके बाद हम इन सारी बातों पे बात करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहते हुए इसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकी सारी बातों पे पानी फेर दिया श्री राजगोपालाचारी की, और जिन्ना ने इस चीज़ को मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और समझौता आता है, क्योंकि जिन्ना की पॉइंट फेल हो जाते हैं। आगे क्या है? देसाई लियाकत, जो जनवरी 1945 में समझौता आता है। कब आता है? जनवरी 1945 में देसाई और लियाकत का फैसला आता है। ये देसाई कौन थे और ये फैसला क्यों आ रहा था, क्यों समझौता हो रहा था? संवैधानिक गतिरोध दूर करने हेतु अंतरिम सरकार का प्रस्ताव पेश किया कि कैसे भी एक बार अंतरिम सरकार बन जाए और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। इसके लिए क्या होता है, एक देसाई, जो भोला भाई देसाई होते हैं भारत के कांग्रेसी नेता, और जो लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के नेता होते हैं, इनके बीच एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। क्या होता है? अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग, जो दो बड़ी एक तरीके से दल हैं, केंद्रीय विधानमंडल में समान सदस्य मनोनीत करेंगे। क्या इसमें होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समान सदस्य आपके क्या होंगे, केंद्रीय विधानमंडल में होंगे। ऐसी बातें ये करते हैं। अल्पसंख्यक सदस्य जो हैं उनका क्या है, 20% स्थान सुरक्षित रखा जाएगा। जो अल्पसंख्यक हैं, जहाँ भी अल्पसंख्यक हैं, उनका 20% क्या है, स्थान सुरक्षित रखा जाएगा इस केंद्रीय विधानमंडल में। नई सरकार जो भी आएगी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करेगी। जो भी नई सरकार बनेगी वो भारत शासन अधिनियम जो कानून है उसके तहत ही कार्य करेगी। 35 वाले अधिनियम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत ही काम करेगी। परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। कुछ बातें इनको उनकी पसंद नहीं आई, देसाई जी की, और कुछ बातें लियाकत जी की देसाई को पसंद नहीं आई। तो क्या होता है, मतभेद हो जाता है, और इनका मतभेद जो है और बढ़ जाता है। ये तो समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो जाता है, इनका और मामला बिगड़ जाता है और इनमें क्या पड़ जाती है, एक तरीके से फूट पड़ जाती है। आगे एक बेबेल योजना आती है। ये बेबेल कौन है? बेबेल एक क्या है, एक वायसराय हैं, लॉर्ड बेबेल, वायसराय लॉर्ड बेबेल हैं। तो वो एक योजना को पेश करते हैं। अब ये योजना आप याद रखना कब आई थी, 14 जून 1945 को बेबेल प्लान आता है। बेबेल योजना 14 जून 1945 को आता है। बेबेल योजना पहली बार 1945 में जो शिमला सम्मेलन होता है ना, उसमें प्रस्तुत की गई थी। हालांकि ये योजना तो 14 जून 1945 को गठित हो जाती है, लेकिन इसका जो प्रस्तावित होता है, प्रस्तावित मतलब ये कब इंट्रोड्यूस की जाती है, शिमला समझौते में। शिमला समझौता कब होता है? 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। भारतीय सेना का प्रमुख ये कौन होता है? लॉर्ड बेबेल ही होता है इस टाइम पे। जो भारतीय सेना होती है, आर्मी जो होती है, उसका जो हेड होता है वो लॉर्ड बेबेल होता है इस टाइम पे। और प्रावधान इसमें क्या क्या दिए जाते हैं? जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, वायसराय जो लॉर्ड बेबेल है उसकी एक परिषद है कार्यकारी, उस परिषद में क्या बोला गया, स्वयं वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़कर, एक तो वायसराय होगा खुद, और जो कमांडर इन चीफ होगा उसको छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होंगे। मतलब उसकी जो परिषद होगी, जो भी उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसमें क्या होंगे,
सभी भारतीय होंगे। एक तो वायसराय होगा और एक चीफ कमांडर होगा, और चीफ कमांडर कौन होगा? वो वायसराय खुद ही होगा। यानी कि वायसराय होगा और बाकी सभी के सभी सदस्य आपके क्या होंगे? भारतीय होंगे। ऐसा बेबेल योजना में कहा जाता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। फिर क्या है? संतुलित प्रतिनिधित्व। क्या बोला? संतुलित प्रतिनिधित्व। हिंदू, मुसलमान, दलित वर्ग, सिख, इनका क्या होना चाहिए? एक संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संतुलित बोले तो बैलेंस, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा स्थान मिलना चाहिए। 14 में से 6 सदस्य क्या होने चाहिए? इनके होने। अगर 14 सदस्य हैं तो उसमें से क्या है? 6 इन लोगों के भी होने चाहिए। किसके? मुस्लिम लीग के। क्या बोला गया है यहाँ पे? मुस्लिम लीग नहीं, मुसलमानों के अगर 14 व्यक्ति हैं तो उसमें से 6 कम से कम क्या हों? मुस्लिम हों, या उनकी आबादी का 25% तो हो ही। मतलब अगर उनकी आबादी अगर क्या है 100 है तो उसमें 25 लोग तो क्या होने चाहिए? मुस्लिम भी होने चाहिए। ऐसा इसमें क्या कहा गया? इस प्रावधान ये किया गया बेबेल योजना में। ये जो मतलब कमांडर इन चीफ की जो परिषद है, इसमें एक तो कमांडर तो होगा ही होगा वायसराय, बाकी जो सभी सदस्य भारतीय होंगे, उन भारतीयों में इन सदस्यों में से चुना जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख सभी लोग इसमें से हिस्सा लेंगे। ठीक है। वायसराय की जो वीटो पावर है, मतलब किसी भी निर्णय पे जो एक अंतिम निर्णय देने की शक्ति जो वायसराय की है उसको कम किया जाए। क्या है? न्यूनतम उपयोग करेगा वायसराय अपनी शक्ति का, न्यूनतम उपयोग करेगा, वीटो शक्ति का बहुत कम प्रयोग करेगा। विदेश मामलों में गवर्नर जनरल से भारतीय सदस्य को स्थानांतरित किया जाए। जो विदेश मामले हैं वो गवर्नर जनरल नहीं, अब वो भारतीय सदस्यों के पास होना चाहिए। ये बेबेल योजना में कहा गया है। भारतीय सदस्य उस चीज़ को देखेंगे, विदेश नीति, विदेश मामले सारे के सारे भारतीय सदस्य देखेंगे। सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण होने तक रक्षा विभाग ब्रिटिश जनरल के पास रहेगा। क्या कहा बेबेल ने? कि जब तक आपको पूरी की पूरी पावर नहीं मिल जाती, पूरी की गवर्नमेंट आपके अंदर में नहीं आ जाती, तब तक जो रक्षा विभाग है ना वो ब्रिटिश जनरल ही देखेगा, जो ब्रिटिश कमांडर है वही देखेगा। ऐसा बेबेल बोलते हैं। इसी के लिए शिमला समझौता होता है और इसीलिए के शिमला समझौता बुलाया जाता है। शिमला समझौते में क्या होता है? देखिए, ये सारी बातें जो अभी मैंने बताई ये शिमला समझौते में इंट्रोड्यूस होने वाली थी। शिमला समझौता 25 जून 1945 को होता है। शिमला समझौता 21 राजनीतिक नेता इसमें भाग लेते हैं। कितने? 21 राजनीतिक नेता। एक तो लॉर्ड बेबेल होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना भी होते हैं। तो ये क्या है? प्रमुख नेता इसमें होते हैं। शिमला समझौता में क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों ही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होना था? एक तरीके से समझौता होना था। और बेबेल ने जो अपनी योजना पेश की थी उस पर भी जिक्र होना था। तो बेबेल ने शिमला समझौता में मुस्लिम लीग और इनके बारे में भी बात की। क्या? बेबेल योजना जो 14 सदस्यों में से 6 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होंगे, ऐसा अभी बेबेल योजना में बोला गया था। लीग की संवैधानिक मांग, लीग ने क्या मांग की? लीग ने जो मांग की लीग की क्या मांग थी? लीग बोले तो मुस्लिम लीग, संवैधानिक प्रस्ताव पर वीटो की शक्ति। क्या है? लीग ने कहा कि संवैधानिक प्रस्ताव पर मुझे भी शक्ति होनी चाहिए और वीटो की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप ही की शक्ति होनी चाहिए, मेरी भी शक्ति होनी चाहिए। लीग की मांग थी। सम्मेलन विफल हो जाता है। क्यों विफल हो जाता है? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, मतभेद हो जाता है। मुस्लिम लीग जिन्ना जो होते हैं वो मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के हों। क्या कहते हैं कि जो आपकी जो गवर्नमेंट बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उसमें जो मुस्लिम सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग से होंगे, ना कि कांग्रेस से होंगे। क्या बोलते हैं कि मुस्लिम सदस्य कहाँ से होंगे? मुस्लिम लीग से होंगे, ऐसा जिन्ना बोलते हैं। कांग्रेस क्या करता है? कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कहा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जब दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तो सम्मेलन विफल हो जाता है। बेबेल योजना और शिमला समझौता भारत के विभाजन को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन क्या हो जाता है? ये असफल हो जाता है। ये पूरी कोशिश करता है कि शिमला समझौता जो होता है कि किसी भी तरह भारत के विभाजन को रोका जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। भारत में आम चुनाव। अब भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 में होते हैं। ये कैसे होते हैं? अगस्त 1945 में क्या हुआ? इंग्लैंड में आम चुनाव होते हैं, जिसमें इंग्लैंड की एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है और एक होती है लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल,
और जो लेबर पार्टी के जो होते हैं वो क्लीमेंट एटली होते हैं। लेकिन होता क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी क्या होती है, जीत जाती है, तो लेबर पार्टी की सरकार बनती है। अब जब लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, इंग्लैंड के क्लीमेंट एटली बनते हैं। और भारत में आम चुनाव की घोषणा क्लीमेंट एटली करते हैं। जो इंग्लैंड में आम चुनाव हुए वही आम चुनाव क्या होते हैं, भारत में होते हैं। भारत में क्या होता है, प्रांतीय विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा दोनों में क्या होते हैं, आपके इलेक्शंस होते हैं। तो प्रांतीय विधानसभा में क्या होता है, जो 1583 सीटें होती हैं उसमें से 923 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 405 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। और जो केंद्रीय विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उसके जो चुनाव होते हैं 102 सीटों पर होने थे, जिसमें कांग्रेस को 59 सीटें मिलती हैं, लीग को 30 सीटें मिलती हैं, अकाली दल को 2 मिलती हैं, और एक होता है स्वतंत्र दल जिसको 3 मिलती हैं, एक होता है आपका यूरोपियन दल जिसको 8 सीटें मिलती हैं। तो ये क्या मिलती हैं, इनको सीटें इस तरह से मिलती हैं। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई। कहाँ बनाई, 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 11 प्रांतों में से, ये जो ब्रैकेट में लिखा है 11, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसमें आपके बम्बई हुआ, मद्रास हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, इनमें क्या होता है, इसकी क्या बनती है, कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनती है। मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल और सिंध वाले इलाके में बनती है, जिसमें पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी होती है। और यहाँ पे जो सरकार बनती है वो किनकी बनती है, मुस्लिम लीग की बनती है। आगे बढ़ते हैं, आगे शाही नौसेना विद्रोह होता है। फरवरी 1946 में क्या होता है, शाही नौसेना का विद्रोह होता है। कैसे होता है, 18 फरवरी 1946 को एक विद्रोह होता है। रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। क्या कर दिया, रॉयल इंडियन नेवी ने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत कर दी। क्यों कर दी, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। बम्बई में होता है, क्या होता है, HMIS इसको बोला जाता है। HMIS तलवार के जो 1100 नाविकों ने हड़ताल कर दी। HMIS क्या होता है, यहाँ पे हिज लिखा है, यहाँ पे क्या है, हाई मैजेस्टी इंडियन शिप। हाई मैजेस्टी इंडियन शिप होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में। इसको तलवार, एक मतलब ये टुकड़ी का नाम होता है। क्या होता है, ये टुकड़ी का नाम होता है। इसने हड़ताल कर दी। क्यों, नस्ल भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में। क्योंकि जो सैनिक थे उनको बड़ा ही, जो इंग्लैंड के सैनिक थे उनको एक अलग ही अधिकार प्राप्त थे भारतीय सैनिकों को बड़ा हीन भावना से, और बड़े ही उनके साथ नस्ल भेदभाव होता था और उनको खराब भोजन दिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। साथ ही अंबाला, जबलपुर के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी, सैनिकों ने हड़ताल कर दी। तो कहाँ, कराची, अंबाला, जबलपुर, सब जगह क्या हो रही, हड़ताल। अब कराची के नाविकों से बलपूर्वक आत्मसमर्पण कराया। कराची के नाविकों से क्या किया सरकार ने, क्या किया, बलपूर्वक इनसे आत्मसमर्पण करा लिया। 6 नाविक मारे गए। जबरदस्ती इनसे कहा कि अपने आप को सरेंडर कर दो। तो कराची के जो सैनिक थे, नाविक थे, इन्होंने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। और 6 सैनिक इसमें मारे गए थे। फिर उन्होंने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया था। नौसेना विद्रोह में क्या हुआ था, नौसेना विद्रोह में हुआ क्या था, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हों, इस तरह के नारे लगाए गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, इस तरह की क्या बातें हो रही थी नौसेना विद्रोह में। और 22 फरवरी को बम्बई में क्या होता है, अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया जाता है। अभूतपूर्व मतलब एक बहुत विशाल हड़ताल होती है, जो कि अभी तक ऐसी हड़ताल हुई ही नहीं थी। इस तरह की हड़ताल करते हैं, ये नौसैनिक विद्रोह होता है इसी टाइप पे। और 20 लाख मजदूर इसमें शामिल हुए थे। कितने, 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल की थी। और 3 तरीके के इसमें झंडे जो हैं वो उठाए गए थे। कांग्रेस का झंडा जो तिरंगा था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक झंडा था, लीग ने अपना हरा झंडा दिखाया था। और ये सभी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। सभी की सभी क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने क्या कहा, आत्मसमर्पण की सलाह दी। जो भी सैनिक ये विद्रोह कर रहे थे,
जो भी नेवी के सैनिक विद्रोह कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, इनको जिन्ना और क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सलाह दी कि ऐसा करो, अब ये बहुत हड़ताल हो चुकी है, अब कैसे भी आप आत्मसमर्पण कर दो। तो क्या होता है, ये लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इन्होंने क्या कहा था कि हम इंग्लैंड के सामने नहीं झुक रहे हैं, हम भारत के सामने झुक रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। हम भारत की आज़ादी के लिए झुक रहे हैं, ना कि हम इंग्लैंड के लिए झुक रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला था सैनिकों ने। फिर क्या होता है, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं तो परेशान होके क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आपका कब आता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में क्या होता है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का निर्माण होना था। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बननी थी। अब इसमें क्या है, ये एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय मिशन था। कैबिनेट मिशन क्या था, ये 3 सदस्यीय था, इसमें 3 सदस्य थे और एक बहुत ही उच्च स्तरीय मिशन था, क्योंकि ये संविधान बनाने के लिए आया था तो हाई तो स्टेटस इसका होना ही चाहिए। इसमें 3 सदस्य जो थे वो आपके कौन कौन थे, उसको देखने से पहले इस टाइम पे जो क्राउन था वो जॉर्ज 6 था, जो कि 1936 से लेकर 1952 तक रहता है। और पीएम कौन थे, क्लीमेंट एटली, जो कि 1945 से 1951 तक रहते हैं पीएम। तो इसमें जो 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था इनका, और वो अध्यक्ष आपका कौन था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, भारत राज्य सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड सचिव, एबी अलेक्जेंडर, नौसेना मामलों के मंत्री थे। तो ये 3 लोग थे, कौन थे, एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और कौन थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 लोग क्या थे, इसमें इस मिशन में शामिल थे। इनके तीनों के पद आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मामला था उसके मंत्री थे, जो अभी नेवी विद्रोह हुआ था उसके मंत्री आपके कौन थे, एबी अलेक्जेंडर थे। रिपोर्ट इसकी कब आती है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली में क्या होता है, ये संविधान सभा का निर्माण होता है, कैबिनेट मिशन का निर्माण होता है, कैबिनेट मिशन योजना आती है। अब इसकी रिपोर्ट कब आती है, 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट आती है। भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्लस देसी राज्य शामिल हों, ऐसा इसमें बोला जाता है। क्या, ब्रिटिश भारतीय प्लस देसी राज्य शामिल हों, और संघीय विषयों के अतिरिक्त, जो संघीय विषय होते हैं, संघीय बोले तो जो कि मतलब एक अहम विषय होते हैं जो कि केंद्र के पास रहते हैं, उनके अतिरिक्त मतलब उनको छोड़कर सभी विषयों एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी। क्या बोलते हैं, जो संघ के विषय हैं, जो केंद्र के विषय हैं, वो तो केंद्र के पास रहने चाहिए, लेकिन बाकी सभी शक्तियां, चाहे अवशिष्ट शक्तियां हों, सभी प्रकार की शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, वो आपकी प्रांतों के पास होनी चाहिए। कार्यपालिका और विधानमंडल का गठन होना चाहिए ब्रिटिश भारतीय प्लस राज्य के प्रतिनिधियों से, ब्रिटिश भारतीय और राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनको मिला के कार्यपालिका और विधानमंडल का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग की और इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और क्या है, इसने क्या किया, इस संविधान सभा को क्या बोला है, अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा का जो गठन है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होना चाहिए, ऐसा इस मिशन में बोला गया। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की तो एक तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया और इसने भी संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। आगे क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है, प्रांतीय विधान परिषद का निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या है, प्रांतों के, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो संविधान सभा आएगी वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्माण होगी। तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा क्या होगी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। चुनाव किस तरह से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, और वहीं पे हम इसको आपको सही से बताएंगे जब हम पॉलिटी में पढ़ रहे होंगे तब। संविधान सभा आती है जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन होता है
389 सीटें होती हैं। आधार क्या होता है इन 389 सीटों का? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट रखी जाती है। तो 10 लाख पे एक सीट, अब 389 सीटें हैं तो आप इसको 10 लाख से गुणा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 296 सीटें जो होती हैं, 296 सीटें होती हैं, उनमें जो होते हैं आपके सामान्य होती हैं कुछ सीटें, 213 सामान्य सीटें होती हैं, 79 सीटें आपकी मुस्लिम लीग की होती हैं और 4 सीटें आपकी सिख की होती हैं, सिख संप्रदाय की होती हैं। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन इनके लिए होता है, सिखों के लिए और मुस्लिम्स के लिए क्या होते हैं, सांप्रदायिक चुनाव होते हैं, पृथक निर्वाचन होता है। और इधर जो 93 सीटें थीं ये देसी रियासतें थी। इसमें कौन थी, देसी रियासतें, जैसे राजे और रजवाड़े जो होते हैं, निजाम होते हैं, उनके लिए थी कि वो भी संविधान सभा में आके भाग लें। अब ये जो 296 सीटें थीं इसमें किस तरह से होना था, अप्रत्यक्ष आपका चुनाव होना था, वयस्क मताधिकार पर होना था, आंशिक व सीमित निर्वाचन होना था। क्या है, आंशिक व सीमित निर्वाचन होना था। अब इसमें से जो 296 सीटें, इनमें भी क्या होता है, 292 अलग कर दी जाती हैं और 4 अलग कर दी जाती हैं। जो 292 होती हैं, जो अभी हमने 11 प्रांत आपको बताए थे, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांतों में से ये 292 सीटें थीं। और जो 4 सीटें थीं जिसमें एक आपकी दिल्ली की थी, एक कुर्ग जिसको कर्नाटक बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक का मतलब क्या बोला जाता था, तो कुर्ग बोला जाता था कर्नाटक को। एक बलूचिस्तान की थी, एक आपकी अजमेर, और अजमेर जो कि मखर वाला इलाका था, वहाँ पे एक अजमेर की थी। तो ये 4 कहाँ की थी, ये 4 थी चीफ कमिश्नर प्रांत से, जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स का मतलब क्या होता था, शासन होता था। मतलब एक तो गवर्नर वाले प्रांत होते थे, एक में क्या होता था, जो चीफ कमिश्नर होते थे उनका शासन होता। तो 4 प्रांत ही ऐसे थे, 4 ही मतलब ऐसे सीटें थी जहाँ पे इनका शासन था। तो वो 4 कमिश्नर वाली थी और 292 गवर्नर वाले शासनों से थी। बाकी टोटल कितनी थी, 389 थी। आपको ये पता होना चाहिए कि देसी रियासत की कितनी थी, तो 93 सीटें थी। और इसमें क्या होना था, देसी रियासत में समझौता समिति आई, एक देसी रियासत समिति के लिए क्या आई थी, समझौता समिति, जिसमें मनोनयन की बात की गई थी। इनमें से 93 सीटें हैं, इनमें से मनोनयन किया जाएगा, इनमें से मनोनीत की, इनका इलेक्शन नहीं होगा, इनको ऐसे ही मनोनीत कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद क्या होता है, चुनाव होते हैं आपके जुलाई अगस्त में 1946 में। परिणाम आता है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसका परिणाम आता है। जो 389 सीटें थीं उसमें से 296 अलग थीं, 93 आपकी देसी रियासत की थीं। तो इसमें जो 296 थीं इसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य लोगों को मिली थीं। तो कांग्रेस की बहुत बम्पर जीत हुई थी यहाँ पे, और मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह से यहाँ पे पटक खाई थी, हार गई थी। और जो देसी रियासत थी, देसी रियासत ने क्या है, संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। प्रारंभ में तो ये शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में क्या है, शामिल हो गई थी, कुछ शामिल हुई थी। लेकिन हैदराबाद संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इसने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था। और मुस्लिम लीग ने इसी के विरोध में डायरेक्ट एक्शन डे, क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। सीधी कार्रवाई दिवस बोले तो इन्होंने एक्शन लिया था 16 अगस्त 1946 को। इन्होंने बड़े विद्रोह किए थे, इन्होंने क्या किए थे, बड़े विद्रोह किए थे। अब देख लेते हैं इनका जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो किस तरह का था। शायद यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे का जो, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे का अच्छा आगे है। अब क्या होता है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली को समझिए। देखिए संविधान सभा की कार्य प्रणाली को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये वैसे मैं ये पॉलिटी में भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इसका पार्ट है तो इसको भी देखना बनता है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, फ्रेंच प्रथा के अनुसार, यानी फ्रांस के जो प्रथा है उसके अनुसार गठन होता है। और अभी मीटिंग नहीं हुई, 6 को क्या हो गया, गठन हो गया।
और मीटिंग कब होगी? इसकी पहली मीटिंग होगी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे होती है? वर्तमान संसद के केंद्रीय भवन में, जो अब तो नई संसद बन गई है, लेकिन जो अभी तक जो संसद थी उसी के क्या है, केंद्रीय भवन में क्या होती है, इसकी बैठक होती है। 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था पाकिस्तान की मांग करते हुए, ठीक है। देशी रियासतों ने भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ शामिल भी हुई थी, पहले तो मना ही कर दिया था। अब अस्थायी जो अध्यक्ष इसके बनते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठ होते हैं, इसीलिए इनको बनाया जाता है। और ये वरिष्ठता का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से लिया गया है, क्योंकि ये फ्रेंच प्रथा के अनुसार ही संविधान सभा का गठन होना था। दूसरी बैठक जो इसकी होती है 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद होती है। स्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो HC मुखर्जी और BT कृष्णाचार्य, ये 2 क्या बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं। संवैधानिक सलाहकार BN राव होते हैं, बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम होता है। और संवैधानिक जो प्रवक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। जो संवैधानिक स्पीकर होते हैं तो वो क्या होते हैं आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। आगे देखिए, तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया। यही बाद में भारत की प्रीएम्बल बनती है, भारत का प्रस्तावना बनती है। और 22 जनवरी 1947 को इस क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो ये बहुत पूछा जाता है कब उसको स्वीकार किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। ये इसमें बातें की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें हैं? जो आप संविधान की जो पॉलिटी है, पॉलिटी में जो आपकी प्रस्तावना है ना, उसमें जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसी से उसका निर्माण हुआ है। संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा और उसका खुद का एक संविधान होगा, ऐसी बात करते हैं। नागरिकों को न्याय मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, कौन से? जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं वो सभी भारत में होंगे। देशी रियासतें भारत में होंगी। और इन दोनों से जो बाहर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और जो संप्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसमें सभी के लिए गुंजाइश रखी गई थी और ये बड़ी अच्छी मतलब उद्देश्य प्रस्ताव आया था। भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। आप अगर प्रस्तावना भी पढ़ेंगे तो उसमें भी जो भारत की प्रस्तावना है ना, उसमें भी आपकी एक चीज़ मतलब बी द पीपल करके बात आती है, हम भारत के लोग, ये बात आती है। तो सबसे ऊपर किसको रखा गया है? मूल स्रोत किसको रखा गया है? जनता को रखा गया है। जो जनता इसका क्या होगी? शासन का मुख्य स्रोत होगी, सोर्स होगी। स्वतंत्रता इसमें दी गई है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। और वो स्वतंत्रता आपकी क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन चीज़ों की स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसी चीज़ के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा का शुरू से बहिष्कार करती आ रही थी। अब उसने देखा ये तो बिल्कुल संविधान सभा बनने जा रही है, तो इसने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन ले लिया। और इसमें क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में इसने क्या किया? देखिए यहाँ पे क्या हुआ। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है। इसमें होता क्या है? कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी जो संविधान सभा की थी, और मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दी थी, बहिष्कार किया था, मना कर दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे और ना ही हम संविधान सभा के पक्ष में हैं। ये तो पाकिस्तान के पक्ष में थे। वायसराय 12 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए नेहरू जी को आमंत्रित करते हैं। जो उस समय के जो वायसराय थे ना, कौन थे? बेबल थे। तो इन्होंने क्या किया? नेहरू जी को बुलाया कि आइए हम अंतरिम सरकार के लिए बात करते हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए बात करते हैं।
मुस्लिम लीग ने क्या किया, जिन्ना ने इसका विरोध किया इन सारी बातों को, और पाकिस्तान के लिए मांग करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने संविधान बनाने की कोशिश की और संविधान सभा और अंतरिम सरकार गठन करने की कोशिश की, तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा इन्होंने कहा जिन्ना ने। और जिन्ना ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को स्टार्ट कर दिया 16 अगस्त 1946 को। और इसमें क्या किया इन्होंने, पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल है ना, और बिहार है, संयुक्त प्रांत है यानी उत्तर प्रदेश, भयंकर हिंसक घटनाएं हुई और बलात्कारी घटनाएं इसमें हुई। बहुत भयंकर यहाँ पे घटनाएं होती हैं इस डायरेक्ट एक्शन डे में। लगभग 1,80,000 लोग मारे जाते हैं, जो कि आपके पश्चिमी बंगाल से और पूर्वी बंगाल से आपके क्या हैं, इतने लोग आपके क्या होते हैं, मारे जाते हैं। मार्च 1948 तक ये विद्रोह चलता है, ये डायरेक्ट एक्शन डे चलता है, मतलब ये चलता नहीं है, लेकिन इसी के तहत क्या होता है, 60 लाख मुस्लिम और 45 लाख हिंदू लोग बेघर हो जाते हैं। ये इतना भयंकर डायरेक्ट एक्शन डे रहता है कि इसी की वजह से अनुमान लगाया जाता है कि 1948 तक क्या होता है, 60 लाख मुस्लिम और 45 लाख हिंदू बेघर हो जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे 47 में क्या होगा, अभी भारत विभाजन भी तो होगा, पाकिस्तान और भारत का निर्माण, तो इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे, तो इसमें बेघर कितने लोग हुए थे, 60 ये और 45 ये आपके कितने, लगभग 1,05,00,000 लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। और इसके लिए क्या है, महात्मा गांधी, क्योंकि ये जो भयंकर घटनाएं हो रही थी, तो महात्मा गांधी ने पुनः शांति की स्थापना के लिए, महात्मा गांधी ने पुनः शांति की स्थापना के लिए माउंटबेटन ने क्या है, गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। कहा आप ही ऐसा कर सकते हो कि अब ये डायरेक्ट एक्शन डे रुक सकता है और ये हिंसक घटनाएं रुक सकती हैं। उस समय माउंटबेटन कहते हैं जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वो काम महात्मा गांधी ने अकेले कर दिखाया था, और ये डायरेक्ट एक्शन डे को ख़त्म करके दिखाया था, इसको शांत करके दिखाया था और शांति की स्थापना करके दिखाई थी। लेकिन फिर भी इतने लोग बेघर हो गए थे। फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है, ये तो एक डायरेक्ट एक्शन डे होता ही है, लेकिन फिर भी अंतरिम सरकार का गठन तो होता ही होता है। अब इस अंतरिम सरकार में क्या होता है आप लोगों के लिए, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, और इसमें क्या है 12 और क्या है सदस्य, कितने, एक तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और सदस्य आपके कितने होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, इसमें 12 सदस्य और होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जब 26 अक्टूबर 1946 को होता है, तो इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू तो होते ही होते हैं, अब इनके सदस्य भी होते हैं, और मुस्लिम लीग भी इसमें क्या हो जाती है, शामिल हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस डायरेक्ट एक्शन डे को क्या करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं, और मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। और 2 सितंबर यहाँ पे क्या है, फिर से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एरर कर दिया है, क्या कर दिया है, एरर कर दिया है। 2 सितंबर संविधान सभा की पहली बैठक होती है, मुस्लिम लीग बहिष्कार होता है। तो ये इस तरह से इसमें, अब यहाँ पे जो इसके मंत्री हैं उनको एक बार देख लीजिए, ये आपके क्या हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले और विदेश मंडल, राष्ट्रमंडल, जितने भी ऐसे फैसले होते थे वो जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह को रक्षा का विभाग दिया था, क्योंकि बलदेव जिसमें बल होगा वही रक्षा करेगा। जॉन मथाई आपके कौन है, उद्योग और आपूर्ति विभाग के बनते हैं मंत्री। और जो श्रीराज गोपालाचारी हैं ये क्या होते हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री बनते हैं। होमी जहांगीर भाभा ये निर्माण, खनन और ऊर्जा विभाग के होते हैं। राजेंद्र प्रसाद के हाथ में कृषि मंत्रालय आता है। और जगजीवन राम जो कि श्रम विभाग से संबंधित होते हैं, तो इनको श्रम विभाग वाला मंत्रालय दिया जाता है। आगे अरुणा आसफ अली को रेलवे विभाग का, शरद चंद्र बोस भी इसमें होते हैं, शफात अहमद खां भी होते हैं, सैयद अली जहीर होते हैं, तो ये लोग इसमें शामिल होते हैं। लियाकत अली खां जो कि मुस्लिम लीग के होते हैं, इनको वित्त विभाग दिया जाता है।
गफ्फार अली खां जो कि मुस्लिम लीग के हैं, इनको स्वास्थ्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी मुस्लिम लीग के होते हैं, इनको विधि विभाग दिया जाता है। और अब्दुल रब नश्तर जो कि मुस्लिम लीग के हैं, संचार विभाग। आई चुंद्रीगर मुस्लिम लीग के हैं, इनको श्रम विभाग दिया जाता है। ये इतने विभाग इनको दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, एटली जो इस समय प्रधानमंत्री होते हैं, क्लीमेंट एटली, इनकी एक घोषणा आती है 1947 में, क्योंकि अब संविधान सभा सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब क्या होता है, और बहुत से मंत्री भी तैयार हो गए हैं, तो क्लीमेंट एटली की घोषणा आती है 20 फरवरी 1947 को। क्लीमेंट एटली की घोषणा क्या होती है, 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ये बोलते हैं जून तक आप लोगों को सत्ता मिल जाएगी। और एटली ने लॉर्ड बेबेल की जगह क्या किया, माउंट बेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया, क्योंकि इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, इससे पहले लॉर्ड बेबेल था, इसने किसको किया, माउंट बेटन को। और ये 34वां आपका क्या था, गवर्नर जनरल था, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय था। भारत का अंतिम भी था, ये 34वां था। फिर क्या होता है, 15 और 16 अप्रैल को क्या होता है, बाल्कन समस्या होती है, जिसको डर्मा प्लान भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बात बोली जाती है, सबसे पहले भारतीय जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हों, और बाद में ये तय करें कि भारत में कौन मिलना चाहता है और पाकिस्तान में कौन मिलना चाहता है। पहले तो ये स्वतंत्र हों, ऐसी बात होती है 15-16 अप्रैल 1947 को। ये बाल्कन समस्या में ऐसी बात की जाती है। और उसी के बाद में क्या आती है, जून में आपकी क्या होती है, जो कि क्या बोलता हूँ मैं, फरवरी 1947 में आती है। जून में इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है जून को क्या है, जून में बात की गई कि 30 जून 1948 तक हम इसको क्या है, इससे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 48 नहीं है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है क्या, 48। 30 जून 1947 से पहले हम आज़ादी दे देंगे, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। यहाँ पे 47 है, मैं इसको सही कर दूंगा। और जून फिर क्या आता है, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। भारत विभाजन योजना इसमें प्रस्तुत की गई। भारत का विभाजन के बारे में बात होती है इसमें, कि अब तो स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि विभाजन नहीं होगा तो क्रांति होगी, क्रांति बहुत बड़ा संघर्ष होगा, बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं होंगी, इसलिए इसको विभाजन करना ही उचित समझा था माउंटबेटन ने, और योजना प्रस्तुत की थी। तो हिंदुस्तान को एक भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। 14 जून 1947 को गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। नेहरू जी ने, गांधी जी ने इसको स्वीकार कर लिया, कहा अब तो इसको क्या है, स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, वरना बहुत हिंसक घटनाएं हो रही हैं। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी ने इनके समर्थन के बावजूद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने प्रस्ताव पास नहीं किया। उसने क्या है, उससे पास नहीं हो पाया। मतलब इन लोगों ने तो समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस में यही लोग थोड़ी ना थे, बहुत सारे लोग थे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की जो समिति थी उसने इसको पास नहीं होने दिया। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो लोग थे बहुसंख्यक, जैसे पंजाब और जो बंगाल था, इसमें जो जैसे कि इसमें कहीं पे हिंदू आपके बहुसंख्यक थे, कहीं पे आपके मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो इनकी अलग अलग बैठकें होती हैं। क्या होती हैं, इनकी अलग अलग बैठकें होती हैं, बैठकें हुई, इनकी अलग अलग बैठकें हुई। जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू अल्पसंख्यक मतलब हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इनकी अपनी अपनी क्या होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। और उत्तर पश्चिम प्रांत को जनमत, जो उत्तर पश्चिम है जैसे पंजाब वाला इलाका, इसमें क्या कहा गया, कौन भारत के साथ मिलना चाहेगा, इसके लिए जनमत होना चाहिए। मतलब जनता का मत जानना चाहिए, जनता किसके साथ मिलना चाहती है, इसके लिए एक मत होना चाहिए, जनमत होना चाहिए, ऐसी बात होती है। प्रस्ताव का विरोध होता है सिंध के राम मिटवानी और पंजाब के किचलू व पुरुषोत्तम दास टंडस ने इसका क्या किया, इसका क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया, विरोध कर दिया। जून 1947 में दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक होती है, और इसमें क्या कहा जाता है, दिल्ली में जो मुस्लिम लीग की बैठक होती है पाकिस्तान की मांग के लिए, कि पाकिस्तान में कौन कौन शामिल होगा। पूर्वी बंगाल को भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता है, जो कि बांग्लादेश आगे टाइम पे बनता है। पश्चिमी पंजाब को भी शामिल कर लिया जाता है, जो कि पाकिस्तान का ही पंजाब होता है। सिंध वाले इलाके को, असम का सिलहट जिला भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है।
लेकिन ये बात होती है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। तो 10 जून 1947 को जो दिल्ली में मीटिंग होती है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की, देशी रियासत 3 रियासतें इस भारत में शामिल नहीं हुई थीं। पहले तो सबने ही मना कर दिया था, लेकिन बाद में शामिल भी हो गई थीं, लेकिन 3 शामिल नहीं हुई थीं। एक तो आपकी जूनागढ़ थी, जो कि राजा जहाँ के मुस्लिम थे और प्रजा बाकी क्या थी, हिंदू थी। 13 से 18 सितंबर 1947 तक जनमत संग्रह के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया था। देखिए, जूनागढ़ से जनमत, जूनागढ़ जनमत के द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया था 1947 में। और हैदराबाद को क्या है, इसके लिए एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। यहाँ पर भी जो निज़ाम था वो मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी। तो यहाँ पर भी क्या है, इसको क्या किया गया था, पोलो ऑपरेशन के द्वारा इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह थे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन करवा के इनको क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया था। विलय पत्र पे साइन करवा के, विलय पत्र मतलब इन्होंने कहा हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो उसी को एक विलय पत्र बोला जाता है। तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 का, और इसमें क्या है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है। कब? 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। मतलब अब तो भारत को आज़ाद करो ही करो। 18 जुलाई को इसको स्वीकार कर लिया जाता है, और 14 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे क्या होता है, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान, 2 राष्ट्रों का निर्माण होता है। तो भारत का जो निर्माण होता है वो 15 अगस्त 1947 को स्थापना होती है, और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन ही होता है, और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इधर पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर आपका लियाकत अली होते हैं, गवर्नर जनरल, और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये इस तरह से 2 राष्ट्र बट जाते हैं, भारत में एक विभाजन हो जाता है, और ये विभाजन कभी भी समाप्त ना होने वाला विभाजन होता है। अब आगे लास्ट हमारी स्लाइड बची हुई है, जिसमें हम गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी की मृत्यु जो कि 30 जनवरी 1948 को होती है। गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज जिनकी एक पुस्तक है, एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती भाषा में थी। बाद में महादेव देसाई ने इसको अंग्रेजी में लिखा था। मेरे सपनों का भारत, ये भी एक बुक है इनकी। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास इनकी बुक है। गीता बोध, यंग इंडिया, ये इनकी ही बुकें हैं। और एक हरिजन पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी 1933 में। तो ये सारी की सारी इनकी बुक्स हैं। गांधी जी के करीब कुछ महिलाएं थीं। मीराबेन जो कि ब्रिटेन की थीं, इनको मैडलिन स्लेट इनका वास्तविक नाम था। और राजकुमारी अमृत कौर, जिनको गांधी जी ने मेरी प्यारी पगली के नाम से कहा है। और सरला देवी चौधरानी, ये सब गांधी जी के करीबी महिलाएं थीं, मतलब आंदोलन में साथ साथ चलती थीं। नीला प्रेम थीं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी जाती है। कौन कर देता है? नाथूराम गोडसे के द्वारा होती है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को इसमें क्या होती है, फांसी भी होती है। और इनके भाई एक होते हैं नाथूराम गोडसे के, दत्ता थे गोविंद पाली। ये सब लोग इसमें क्या हैं, मिलके क्या कर देते हैं, गांधी जी की हत्या करते हैं। कहाँ पे होती है? बिड़ला भवन न्यू दिल्ली में इनकी हत्या होती है। तो इसमें किनको फांसी दी गई थी? नाथूराम गोडसे प्लस नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी। और इनके भाई भी थे एक नाथूराम गोडसे के, दत्तात्रेय गोविंद पाल, इनको भी इसमें क्या हुई थी, फांसी हुई थी। और बिड़ला भवन में इनकी हत्या होती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। और आज हमारा हिस्ट्री क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लासें नहीं देखी हैं, एक एक क्लास मैंने बना के रख दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए सभी क्लासें वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 मैंने मैराथन भी बना रखी हैं इतिहास की, एक तो प्राचीन भारत की, एक आपकी मिडाइवल इंडिया की। अब मैं इसकी भी मैराथन बना दूंगा जो कि मॉडर्न इंडिया की होंगी। और इसकी जो मैराथन बनेगी ना, वो 2 मैराथन बनेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मैराथन हो जाएंगी। अगर एक मैराथन बनाऊंगा तो 2 इसकी मैराथन बना दूंगा,
पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बना दूंगा, तो वो मैराथन से आप जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो मैं फालतू की चीज़ें बोलता हूँ पहले वीडियो के और आखिर में, वो चीज़ें नहीं होंगी, आप बहुत जल्दी उसको कवर कर पाएंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।